यार बताए ऐसे क्यों हो रहा है ये मसला बार बार यार, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। नेट का इशू तो नहीं है? नेट ठीक है, पूरे सिग्नल है। अच्छा। तो वो ऑफिस में हम जाते थे 2 दिन, स्टोर पूरा पहले दरवाजा खोल के रखते थे ताकि स्मेल स्मेल निकल जाए, अंदर घुसा नहीं जाता, खड़ा नहीं जाता उस एरिया के अंदर। अब सारे का सारा डाटा शिफ्ट हो गया है डिजिटल फॉर्म। तो अब स्टोरेज सारी की सारी क्या है? डिजिटल स्टोरेज है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है। तो लिहाजा अब हम देखते हैं कि हम स्टोर कैसे कैसे कर सकते हैं। हमारे पास 2-3 ऑप्शन। नंबर 1, जिस तरह मेरे पास ये कंप्यूटर है, इसके अंदर डाटा मौजूद है। ये डाटा कहाँ पे मौजूद है? मेरे सिस्टम, मेरे कंप्यूटर के अंदर भी किधर? हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में स्टोरेज जो मेरी हार्ड डिस्क है उसके अंदर ये डाटा मौजूद है। एक ऑप्शन तो कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका डाटा जो है हमारी अपनी एक हार्ड ड्राइव है उसके अंदर हम स्टोर करते हैं। लेकिन ये चीज जो है ना, स्मॉल लेवल बिजनेसेस के लिए ठीक है और फॉर लिमिटेड यूज के लिए ठीक है। क्यों? इसके नुकसान क्या है? पहली चीज, ये नॉर्मली ऑफलाइन स्टोरेजेस होती हैं और अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस है तो एक दूसरे के साथ ये उस तरह से इंटीग्रेटेड भी नहीं होती। और आपके सीनियर मैनेजमेंट को अगर कुछ देखना है, चेक करना है, तो उन्हें चेक करने के लिए भी कहाँ आना पड़ेगा? ऑफिस में ही आना पड़ेगा। वो कहीं और बैठे हैं, किसी मीटिंग में बैठे हैं, वहां पे डाटा एक्सेस नहीं कर सकते। और नॉर्मली डाटा ऑफलाइन, मतलब ये साथ साथ अपडेट भी नहीं हो रहा होता। जैसे आपकी सारा दिन फीसें आती हैं, स्लिपें बन रही होती हैं, शाम को एक ही बार बैठ के सिस्टम के अंदर डाटा इंटर करके उसको सेव कर दिया जाता है। तो दिन के किसी भी वक्त अगर मैं देखना चाहूँ कि इस टाइम हमारे स्टूडेंट्स कितने हैं, तो मेरे पास रियल टाइम डाटा अवेलेबल नहीं हो। उसके अलावा बड़ा मसला इसका क्या है? सिर्फ एक ड्राइव के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, खुदा ना खास्ता कोई जल्जला आता है, आग लगती है, किसी भी वजह से करप्ट हुआ डाटा गया, खत्म। दूसरा, तीसरी चीज, एक लिमिटेड स्टोर। इसके अंदर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा आ सकता है। अगर आपने बहुत बड़े लेवल पे डाटा को लेके जाना है तो आपके लिए उतनी जगह नहीं है, आपके पास उतने बड़े सर्वर नहीं है, उतने बड़े वेयर हाउस मशीन है। तो ये एक लिमिटेड सा पर्पस यूज करने के लिए, पर्पस सर्व करने के लिए जो स्टोरेज बनाई जाती है, इन्हें कहते हैं ऑन प्रेमिसेस स्टोरेज। कौन सी स्टोरेज? ऑन प्रेमिसेस, जगह के ऊपर। ये आपकी जो ऑफिस है, आपकी जो बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, उसी के अंदर ही आपके सर्वर है, उसी के अंदर ही आपकी स्टोरेज ड्राइव्स है और वहीं पे सारा डाटा पड़ा। लेकिन विद इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स, आईटी, तो नई जो अगली स्टोरेज है वो क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज से क्या मुराद होता है कि एक ऑप्शन आपके पास क्या था कि आप अपनी हार्ड डिस्क रखें, उसके अंदर अपना डाटा सेव। दूसरा ऑप्शन ये है कि लोगों ने अपने अपने सर्वर बनाए हुए हैं और वो सर्वर सारे ऑनलाइन, उनके अंदर स्टोरेजेस मौजूद है। आपको वो ऑफर करते हैं कि आप लोग अपना डाटा उनके स्टोरेज में रख सकते हैं। आप लोगों ने आज तक कोई क्लाउड स्टोरेज यूज की हुई है? गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज है। कितनी स्पेस मिलती है? 15 GB फ्री मिलती है। क्या आपको वाकई लगता है क्यों देता है स्टोरेज फ्री स्पेस? ये लिमिटेड पर्पस है। डाटा आपका कई और जगहों से आ सकता है। फेसबुक के पास, गूगल के पास, गूगल है ना, गूगल के पास क्या आपका डाटा कम है? फिर उसने ये 15 GB फ्री स्टोरेज क्यों दी? तो आपको क्या लगता है, आप कभी कोई इस तरह की पोजीशन में पहुंचेंगे कि आपको पैसे दे के ये स्टोरेज ले? कैसे? देखिए, दो चीजें, एक ये है कि आप खुद करें, एक ये है कि आपको फोर्स किया जाए कि आप करें। ऐसा कौन सा डाटा है कि जिसको आप बाय फोर्स, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप उसे के लिए गूगल ड्राइव करें? मैं आपको बता, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो मेरे साथ अब हो गया है और आप सबके साथ अगले 5-7 सालों में होने वाला। व्हाट्सएप यूज करते हैं? आपका व्हाट्सएप का बैकअप होता है कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? गूगल ड्राइव पे होता है। आपने अपने मोबाइल का बैकअप देखे तो वहां पे आपने ईमेल दी होगी जिस पे आपने बैकअप करना है और वो गूगल ड्राइव पे बैकअप हो रहा है। अभी आपके गूगल ड्राइव का बैकअप इतना खास नहीं है, छोटा सा होगा। लेकिन आज से 5 साल बाद इसका साइज क्या हो जाए? अराउंड इस टाइम मेरा जो व्हाट्सएप का, गूगल ड्राइव का बैकअप का स्टोरेज का साइज है वो तकरीबन 8 GB है।
क्या आप व्हाट्सएप का बैकअप डिलीट कर सकते हैं? क्या आपके पास ये ऑप्शन है कि उसमें स्पेसिफिक हिस्सा डिलीट कर पाए, कुछ स्पेसिफिक चैट्स डिलीट कर पाए? नहीं। और खासतौर पे वो नंबर जो आपका बिजनेस के अंदर चल रहा हो। अब मैं क्या अपना कोई डाटा बैकअप डिलीट कर सकता हूँ व्हाट्सएप का, और मेरी गूगल स्टोरेज खत्म हो गई, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? अब मैं परचेज कर, अब मैं उनको महीने का 300 400 500 दे रहा हूँ। किस वजह से? क्योंकि मुझे मेरा बैकअप सिक्योर चाहिए जो व्हाट्सएप का पड़े। तो पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं? अराउंड 25 करोड़ में 25 करोड़ तो यूज नहीं करते ना, बच्चे भी हैं, बाबे भी हैं। 15 कर लो, 13 करोड़ कर लो। आज से 8 साल बाद उन 13 करोड़ में से 8 करोड़ लोग तो ऐसे होंगे जिनको बैकअप की जरूरत पड़े। और पर पर्सन अगर पर मंथ 300 भी दे तो कितनी अमाउंट बनती है, जरा सर्च करें। 8 करोड़ अवाम। नहीं होती। आपको फिर ट्रांसफर करना नहीं आता ना। पहले बैकअप करें फिर उसको रिस्टोर करें, हो जाता है ना। गरीब इंसान है, थोड़ा सा सीख ले। ठीक है, बैकअप करना सीख ले। आपने बैकअप किया नहीं है ना, बैकअप मोबाइल पे होता है, लैपटॉप पे नहीं होता। तो अपने अबू जी से कहें कि वो बैकअप, उन्होंने भी नहीं किया हुआ। वो भी तो आप ही के अबू है, गरीब इंसान, दोनों गरीब। अच्छा, पॉइंट ये मेरा बचा कि ये जो आपको स्टोरेजेस वगैरह प्रोवाइड की जाती है फ्री, तो एक रूल याद की रखिएगा, व्हेन देयर इज समथिंग फ्री यू आर द प्रोडक्ट। कोई भी चीज फ्री इस दुनिया के अंदर नहीं है। तो गूगल ड्राइव आपको जो फ्री दी हुई है उसके पीछे मेन पर्पज ये वाले हैं इस तरह के। तो आज से 5 साल 10 साल बाद 13 करोड़ में से चले 5 करोड़ रख ले जिनको बैकअप लेना पड़ गया, 300 के हिसाब से 1 अरब रुपया पर मंथ आप उनको पे कर रहे हैं। समझ आ गई बात? तो लिहाजा ये क्लाउड स्टोरेज, इनके फायदे क्या होते हैं? 24 घंटे ऑनलाइन बैकअप है, डिजास्टर रिकवरी प्लान है, खत्म नहीं हो सकते, कहीं से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, इजिली कन्वर्टेबल है, 24 घंटे आपको टेक्निकल सपोर्ट है, डाउन टाइम बहुत कम है, डिजास्टर्स की सूरत में भी आपको मसला नहीं है करने का, और आपको कोई बड़े बड़े सर्वर नहीं मेंटेन करने, कोई टेक्निकल पर्सन हायर नहीं करने, कोई पूरा डिपार्टमेंट नहीं बनना जो इसको बैठ के डील करे। तो ये स्टोरेज क्या होती है? क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई सैटेलाइट के अंदर डाटा सेव हो। आपको ऐसा लगता है कि ये सैटेलाइट के अंदर डाटा सेव होते हैं? हाँ, नहीं लगता, पक्की बात है, लगता है, थोड़ा थोड़ा लगता है, अब आप वो कर रहे हैं। हमें भी ऐसा लगता था कि हवा के अंदर डाटा सेव होता है या क्लाउड। नहीं बचा, ये एक्चुअल सर्वर ही है। जिस तरह हमारे सिस्टम के ऊपर पड़ा है, हमारे कंप्यूटर में एक छोटी स्टोरेज है और बाकी बहुत सारे काम करने के लिए इसके अंदर कंपोनेंट लगे हुए हैं। जबकि ये जो गूगल ड्राइव हो गई, इनके सर्वर होंगे, बहुत सारे सर्वर होंगे, कोई एकड़ के ऊपर फैले हुए इनके सर्वर लगे होंगे जिनमें ट्रिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ टीबीज का डाटा रखने की जगह होगी। और उन्होंने उन सर्वर्स को ऑनलाइन किया हुआ है, आप उनको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डाटा सेव करने के बजाय, अपने सिस्टम में रखने के बजाय कहाँ पे रख रहे होते हैं? उनकी हार्ड ड्राइव के अंदर रख रहे होते हैं। फायदा क्या है? कि वो हर वक्त ऑनलाइन है, जिसकी वजह से हमें क्लाउड सर्वर कहा जाता है, कि आप कहीं से भी बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऊपर देखें, ऊपर बादल फिर रहे तो बस ठीक है, आप अपना डाटा एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, आखिर वीडियो का साइज है 1 GB का, वो कहीं पे तो जाके स्टोर होती है, कहाँ पे होती है? यूट्यूब के सर्वर के अंदर। तो ये स्टोरेज इज क्लाउड स्टोरेज, डाटा स्टोर ऑन रिमोट सर्वर्स। रिमोट मतलब आपकी ऑफिस प्रीमिसिस से हट के किसी और जगह पे कोई सर्वर पड़ा हुआ है, और वहां पे आप जो डाटा सेव कर रहे होते हैं बाय द थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अजूर है, गूगल है, क्लाउड, मुख्तलिफ तरह की इस तरह की कंपनीज है। मेगा यूज किया होगा आपने शायद। इस तरह शेयर शेयर इट तो नहीं, वो टेराबॉक्स है, इस तरह की बहुत सारे क्लाउड स्टोरेज फिर रही हैं जो आपको फ्री में भी और पेड भी ऑफर करती हैं कि आप हमारा अपना डाटा हमारे ऊपर सेव करें। इससे फायदा क्या होता है? स्केलेबिलिटी, आप जितना मर्जी डाटा सेव करें उनके पास जगह इनफ है। आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। सिंपल 200 की जगह आप 500 का पैकेज ले लें तो जगह बढ़ जाएगी, आपको कोई नई हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं। कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं, आपको डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल पर्सन रखने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े सर्वर लगाने की, उनकी मेंटेनेंस करने की। तो लिहाजा ये सारे काम जो है, फायदा होता है क्लाउड स्टोरेज। और तीसरा हाइब्रिड होता है कि आप अपना ऑन प्रीमिसिस भी रखते हैं और उसका बैकअप किधर रखते हैं? क्लाउड स्टोरेज में रखते हैं। दोनों जगह पे देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना एक दिखाता हूँ। अब ये देखिए, मैंने ये हाइब्रिड किया हुआ, मेरे पास ये हाइब्रिड सर्विस है। ये मेरा माई कंप्यूटर, माई पीसी खुला हुआ है, देख रहे हैं? आपको नजर आ रहा है? इसके अंदर आप देखेंगे तो पहली दो ड्राइव आपको नजर आ रही है, कौन सी? सी और डी। ये वो स्टोरेज है जो मेरे सिस्टम की, इसके अंदर जो एसएसडी मौजूद है।
और साथ में आपको 3 ड्राइव और भी नजर आ रही है। ये कौन सी ड्राइव है? गूगल ड्राइव। इनके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो मेरे सिस्टम के अंदर भी पड़ा हुआ है, और साथ उसका बैकअप कहाँ पे पड़ा हुआ है? गूगल के ऊपर भी पड़ा। ये मैंने कौन सी स्टोरेज बनाई हुई है? हाइब्रिड। मतलब मेरे पीसी के अंदर भी ये डाटा मौजूद है, और मेरी इस गूगल ड्राइव के ऊपर भी डाटा मौजूद है। packisb2@gmail.com है, packisb3 है। इस तरह मेरी जी ड्राइव पे भी डाटा पड़ा है। यहाँ पे मैंने वो डाटा रखा हुआ है जो मेरे ऑफिस से रिलेटेड है, जो मुझे कहीं पे भी एक्सेस करना पड़ जाता है। और यहाँ वो मैंने डाटा रखा हुआ है जो ज्यादातर मेरा पर्सनल सिक्योर डाटा है, मैं बाहर नहीं देना चाहता। तो लिहाजा ये एक हाइब्रिड स्टोरेज आपके सामने दोनों नजर आ रही है। ये ऑन प्रेमिसेस स्टोरेज है दोनों मेरी सीओडी। ये वो हार्ड ड्राइव है जो मेरे सिस्टम के अंदर है। इसका ऑनलाइन कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, किसी को इसकी मैं एक्सेस नहीं दे सकता। और ये 3 क्या है? ये मेरी क्लाउड स्टोरेज है, तीनों की तीनों, जिसकी मैं लोगों को एक्सेस भी दे सकता हूँ, जिसके अंदर मैं डाटा सेव भी कर सकता हूँ, स्टोर भी कर सकता हूँ, और डाटा रख भी सकता हूँ। क्लाउड में आपके पास ऑन प्रीमिसेस नहीं है। अगर आपका वो जीमेल अकाउंट लॉग आउट है तो आप उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते, जबकि हाइब्रिड में वही डाटा आपके हार्ड में भी पड़ा हुआ है। आप ऑन प्रीमिसेस, अगर आपके पास क्लाउड एक्सेस नहीं है, उस वक्त इंटरनेट नहीं है, तो आप ऑफिस के अंदर भी वो डाटा मौजूद है। और अगर इंटरनेट है तो ऑनलाइन भी पड़ा है, आप उसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं। ऑन प्रीमिसेस को मैं किसी को दे नहीं सकता डाटा, इस डाटा को मैं शेयर नहीं कर सकता, जबकि ये डाटा मेरा शेयरेबल डाटा है। तो मैंने इनको बाइफरकेट किया। क्लियर है बच्चा? तो ये हमारी हाइब्रिड स्टोरेज है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये हमारी क्लासिकल मॉडल है। इसके अलावा कुछ नई टेक्नोलॉजीज भी स्टोरेज के हिसाब से आई हैं। ये बेसिकली स्टोरेज नहीं है, ये स्टोरेज स्टोर करने के डिफरेंट तरीकाकार। जो नीचे है ना, इमर्जिंग ट्रेंड इन डाटा स्टोरेज, ये डाटा स्टोरेज नहीं है। डाटा स्टोरेज 3 ही है। कौन कौन सी? ऑन प्रेमिसेस, क्लाउड एंड हाइब्रिड। और अगर कहा जाए तो 2 ही है, ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड। 2 ही स्टोर। उनके अंदर फिर डाटा स्टोर करने की डिफरेंट टेक्निक्स है। समझ आ गई बात? उनके अंदर डाटा स्टोर करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिसके अंदर पहली टेक्निक है एज स्टोरेज। देखिए, यूट्यूब काम की कंपनी है। अच्छा, आई टू बी याद है? थोड़ी थोड़ी चले मैं पूछता हूँ, अभी भूल जाएगी, कोई याद नहीं। आप लैन वैन याद है? हाँ, नहीं, 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 मुझे वो पता है, इतना कॉमन है, मुझे स्पेसिफिक बताओ। लैन क्या था? लोकल। मतलब 3-4 कंप्यूटर जो जहां पे पड़े हुए हैं वो आपस में कनेक्टेड है, ये लैन। एक वैन था, वाइड एरिया, गरीब इंसान, वाइड एरिया नेटवर्क उसके अल्फाज के अंदर मौजूद है। क्या था? वाइड एरिया नेटवर्क। उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज याद है कि थोड़े बहुत? किसमें? लैन में कॉस्ट कम थी, वैन में ज्यादा। एक और था, एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पीड। लैन में स्पीड क्या थी? ज्यादा थी। वैन में स्पीड, जितनी नेटवर्किंग की तार बढ़ती जाएगी आपके दो सिस्टम्स के अंदर शेयरिंग, स्पीड कम होती। समझ आई बात? स्पीड कम होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने यूट्यूब यहां से बैठ के खोल लिया, और यूट्यूब का सर्वर, यूट्यूब कंपनी कहाँ की है? किस मुल्क की है? यूएसए की है। यूट्यूब के सर्वर कहाँ पे पड़े? यूएसए में पड़े। एक बंदा यूएसए में बैठ के यूट्यूब खोलता है, एक बंदा 12,000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में बैठ के यूट्यूब खोलता है। क्या दोनों की उस सर्वर के साथ कनेक्टिविटी की स्पीड सेम होगी? नहीं। वो जो बंदा वहां बैठा है उसके लिए वो लैन हो जाएगा, वो करीब है उसके स्टोरेज के, वहां पे उसकी स्पीड ज्यादा होगी। जबकि मैं यहाँ पे बैठा हूं, स्पीड कम होगी, लैग होगा बीच में। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या निकाला? इसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि यूट्यूब ने अपने सर्वर सिर्फ यूएसए में नहीं रखे, बल्कि उसने तमाम कॉन्टिनेंट्स के डिफरेंट ममालिक के अंदर अपने सर्वर रखे हुए, स्टोरेजेस। वो क्या करता है कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड यहाँ पाकिस्तान से बैठ के कर रहा हूँ, तो इसको वो यूएसए के सर्वर में स्टोर नहीं करेगा, बल्कि देखेगा कि जो मेरे करीब करीब उसके स्टोरेज है, हो सकता है उसका इंडिया के अंदर कोई स्टोरेज रूम हो, वहां पे वो मेरी वीडियो स्टोर करेगा, ताकि जब मैं उसे एक्सेस करूं तो मुझे स्पीड उसकी ज्यादा मिले, जो सर्वर हो वो क्या हो, मेरे क्लोज मौजूद। समझ आई बात? कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ आपको कि क्या है? एक ऑप्शन ये है कि एक ही मेल सर्वर बना लिया, अब करीब वालों को तो स्पीड ज्यादा मिलेगी और दूर वालों को स्पीड कम मिलेगी। दूसरा ऑप्शन ये है
कि आप अपने सर्वर्स कई जगहों पे लगा दें, और जिसको जो ज्यादा करीब पड़ रहा हो उसको उसकी एक्सेस दें कि वो अपना डाटा उस सर्वर में स्टोर। आपने कभी, जब ये गूगल ड्राइव या इस तरह का लॉगिन बनाते तो वो आपसे मुल्क पूछता नहीं पूछता किस कंट्री से? पूछते, क्यों पूछता? उसने क्या करना है कि आप किस कंट्री से? उसने यही डिसाइड करना होता है कि आप किस मुल्क से बैठे और आपको करीब सर्वर कौन सा पड़ता है जिसके अंदर आपका डाटा उसने सेव करना है। और ये पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ अपने वालिदैन से पूछे या अपने बड़े बहन भाई से, या शायद आपने भी फेस किया होगा, अराउंड 2014-15 में यूट्यूब की वीडियोस इतनी आसानी से नहीं चल जाती थी। इतने बहुत स्लो हुआ करता था, इतने आसानी से खुलती भी नहीं थी, क्वालिटी भी बकवास होती थी। उस वक्त यूट्यूब का मल्टी सर्वर या एज टेक्नोलॉजी अप्लाई नहीं कर रहा था। अब यूट्यूब नेट बहुत ही स्लो क्यों ना हो, यूट्यूब फिर भी चल जाता है। आप 2 GB पे भी बैठे हो यूट्यूब चल जाता है। वजह अब एज टेक्नोलॉजी, अब उन्होंने सर्वर अपने पूरी दुनिया के अंदर फैला दिए हुए। आप में से पबजी किसी ने खेली? कोई गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी में सर्वर होते हैं? बिल्कुल, एशिया सर्वर होता है, वो आप उसमें लैग कम होता है। जितना यूएसए यूरोप सर्वर सेलेक्ट करेंगे उसमें लैग ज्यादा होता है, पिंग ज्यादा आ रही थी। वजह, डिस्टेंस बढ़ता जाता है। समझ आ गया? तो एज टेक्नोलॉजी क्या है कि वो जो आप स्टोरेजेस, क्लाउड स्टोरेजेस या ऑन प्रोमिसेस स्टोरेजेस रख रहे हैं, कोशिश करें कि आपकी जो बिजनेस प्लेस है उसके जितना करीब पॉसिबल हो उतने करीब अपने सर्वर्स को मेंटेन करें ताकि स्पीड बढ़े। ये चीज क्या कहलाती है? एज स्टोरेज। अगली चीज है ब्लॉकचेन बेस्ड स्टोरेज। अब ये उससे भी थोड़ी सी टेक्निकल चीज। ब्लॉकचेन स्टोरेज या ब्लॉकचेन का कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ब्लॉकचेन होती क्या? देखिए, आपने कभी बैंक से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की है? ऐसी बात है। देखिए, जब भी आप पेमेंट करते हैं आपके अकाउंट से ट्रांसफर हो जाती है पेमेंट दूसरे के अकाउंट में और फौरन चली जाए। कभी चेक से पेमेंट का प्रोसीजर पता है आपको? चेक से पेमेंट कैसे होती है? कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल, हम अज्यूम करते हैं कि मेरा HBL के अंदर बैंक है, ठीक है, या मिजान के अंदर, मेरा मिजान में बैंक, ऐसी बात है, उसके अंदर मेरे पैसे भी पड़े हो, और मेरे पास जो चेक बुक है वो भी किस बैंक की है? मिजान, मिजान की, ऐसी बात है। अब मैंने पेमेंट करनी, किसको? एमन को मैंने पेमेंट करनी, तो मैं आपको क्या लिख के दूंगा? चेक बना के दूंगा। मैंने एक चेक लिखा और उसके ऊपर लिख दिया 300,000, और वो चेक मैंने किसको दे दिया? मैंने को दे दिया। वो चेक किस बैंक का है? मिजान का। आपका अज्यूम करें HBL बैंक अकाउंट है, आपने जाके किधर जमा कराना? ये मिजान भी को जमा कराएंगे? इनका अकाउंट किधर है? HBL है ना, तो ये तो अपने अकाउंट में जाके जमा कराएंगे। क्लियर है? मैंने आपको मिजान का बैंक का चेक दिया है, आपने जाके किधर जमा कराना है? HBL। HBL वाले उसे ले लेते हैं और आपके अकाउंट में पैसे आए। सी बात है। HBL वालों को कैसे पता चलता है कि मेरे अकाउंट में 3 लाख पड़ा भी है कि नहीं? कैसे? कैसे? HBL फोन करता है मिजान को? कैसे? कैसे? ना ना ना, देखिए, इसका क्या मतलब है कि HBL को मिजान बैंक में मेरे अकाउंट के बैलेंस की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी? नहीं। क्यों? वो कंपेटिटर है भाई। अगर HBL को पता चले मेरा बाजार में अकाउंट है उसमें 2 करोड़ पड़ा है, शाम को तो वो मेरे पैरों में बैठे, भाई प्लीज अकाउंट हमारे पास शिफ्ट करना। तब बिजनेस है। तो HBL वाले को कैसे पता कि मेरे बाजार में 3 लाख पड़े, चले 3 लाख छोड़ो, क्यों? मैंने उस चेक पे साइन किया, HBL को पता है कि वो ठीक है या गलत है। कैसे? चेक क्या है, कैसे कैंसिल होगी? मुझे लॉजिक समझाए ना। कैसे कैंसिल होगी? इसने HBL में दिया ना। HBL में जो मैनेजर बैठा है उसने पेमेंट सारा ट्रांसफर करना है ना इसके अकाउंट में। भाई उसका HBL है, मैंने HBL के अकाउंट में डालना है इसलिए। टाइम तो लगता है ना। वो क्या, कैसे है, उस टाइम में क्या कर रहा होता है? क्या HBL का मैनेजर मिजान बैंक को फोन करके पूछता है कि हाँ जी हाफिज आपके बैंक में से एक चेक आया 3 लाख का, इधर एमन को, इसके अकाउंट में पैसे हैं इतने के नहीं है? मिजान वाला कहता है नो प्रॉब्लम डूड, आप हुक्म करें मैं आपको बता देता हूँ जी, बिल्कुल सारे पैसे पड़े। ऑनलाइन की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो चेक ही कर रहे हैं ना।
पर ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली हम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं ना हम चेक। कैसे? ऑनलाइन तो कोई चीज नहीं हो रही, ऑनलाइन तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। ऑनलाइन वाली तो अभी बात ही भूल गए ना आप, मैं तो चेक के जरिए ट्रांजैक्शन कर रहा हूं ना। एचबीएल का अपना ऑनलाइन है ना, एचबीएल का मिजान के साथ क्या लिंक है? नहीं, नहीं, कोई भी इस तरह की चीज नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मिजान बैंक की सारे कस्टमर की डिटेल एचबीएल को प्रोवाइड कर देगा? यानी डिटेल का क्या मतलब? किस डिटेल को आप रेलिवेंट कहते हैं? सिंपल इतनी सी बात, इतनी सिंपल इतनी सी बात है कि मेरे अकाउंट में 3 लाख का पड़ा है, ये नहीं पड़ा, ये चीज की डिटेल मिजान एचबीएल को दे सकता है? क्यों? कैसे? भाईजान देखें, अगर एचबीएल वालों को मेरे अकाउंट की डिटेल पता चल जाए, मेरे कस्टमर का मेरी इंफॉर्मेशन उसमें, देखें, मेरा सिर्फ इनके पास चेक गया है, इसके अलावा मेरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं गई। बाकी इंफॉर्मेशन देना तो अपना कस्टमर लूज करने वाली बात है। और डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी तो कोई चीज है, मैंने जब खुद इजाजत नहीं दी हुई कि आप एचबीएल वालों को बताएं। एचबीएल में हो सकता है मेरी वो बैठी हो, उसे पता चल जाए। कौन विथड्रॉ करे? पर ऐसा होता नहीं है, हम तो जाके अपने चेक ही जमा कराते हैं। अब हो रहा है ना, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा है सारा कुछ। ये तो असल में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये हो कैसे रहा है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ होता किस तरह से है कि बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, जिसको क्लियरिंग एजेंसी कहा जाता है। जब मैं इसे मिजान पे चेक इशू करूंगा ना, ये जाके एचबीएल में जमा कराएगी, एचबीएल वालों को कुछ नहीं पता। फिर एक थर्ड पार्टी आती है बीच में, एचबीएल वाले उसको मिजान के सारे चेक पकड़ाएंगे, वो थर्ड पार्टी मिजान के पास रहेगी। मेरा मिजान वाला चेक क्लियर करेगा, देखेगा, मेरे साइन देखेगा, मेरे अकाउंट में देखेगा पैसे हैं, वो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, सिर्फ 3 लाख मेरे अकाउंट में से निकाल के उस क्लियरिंग एजेंट को पकड़ा देगा। वो क्लियरिंग एजेंट वापस जाएगा किधर? एचबीएल में, और जाके उनको पैसे पकड़ाएगा और वो किसके अकाउंट में डाल देंगे। हाँ, तो 3 दिन तो भी तो लगते हैं ना। हाँ देते हैं, बिल्कुल देते हैं, पूरा खर्चा है। भाई वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो चल रहा है, ये तो है, क्यों नहीं देना चाहिए? वो बैंक में वापस का सिस्टम है, चल रहा है। 3 दिन लग रहे हैं ना क्लियरिंग में, तो 3 दिन लगते हैं, 48 घंटे कम से कम टाइम लगता है। और इसमें लोग भी कितने इन्वॉल्व है? एक मेरे बैंक वाला इन्वॉल्व है जो वेरीफाई कर रहा है कैसे दे रहा है, एक मैं खुद इन्वॉल्व हूँ जो मैं चेक लिख रहा हूँ, साइन कर रहा हूँ, एक एमएन इन्वॉल्व है जो इस चेक जाके जमा करा रही है, एक इसके बैंक का मैनेजर इन्वॉल्व है जो इससे चेक ले रहा है, एक क्लियरिंग एजेंट इन्वॉल्व है जो चेक्स को सारा कुछ कर रहा है। 5-10 लोगों की कंफर्मेशन है, प्लस बीच में टाइम भी है, और प्लस बीच में ऑथराइजेशन भी बहुत ज्यादा है। ये सारा झंझट है क्यों? डायरेक्ट क्यों नहीं कर देते कि भाई ठीक है, एचबीएल वाला फोन कर दे, पैसे भेज दो? एग्जैक्टली, एक चीज डाटा प्राइवेसी, और दूसरी चीज ऑथराइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा अगर गलती होगी, अगर डायरेक्ट काम कर दिया तो सारा मसला है डाटा प्राइवेसी का, कि डाटा, इस चीज का सोल्यूशन निकाला गया ब्लॉकचेन। पर्सन होता है ना, हम तो बात ही मैनुअल सिस्टम की कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में तो हम आ रहे हैं, पर्सन सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन निकाला गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है कि देखिए, बैंक वाले के पास हमारा एक अकाउंट है, उसके अंदर हमारा एक लेजर पड़ा, मतलब हमारी डिटेल पड़ी। आपके पास भी तो ऐप है, मोबाइल ऐप है ना, आपके पास भी तो सारी डिटेल है। ऐसी बात है, आप जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं मिजान से एचबीएल में, कितनी देर में पैसे ट्रांसफर होते हैं? विदिन सेकंड्स। क्यों? अच्छा, अब वजह क्या है कि जो बीच में जितनी भी कंफर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कर रहे हैं? कंप्यूटर्स। लोग बीच में से निकल गए। जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, क्या आपके बैंक में बैठा मैनेजर भी साइन करता है उस पर? नहीं, आपने ऑथराइजेशन की, उससे अगले वाले सारे काम कौन कर रहे हैं? कंप्यूटर कर रहे हैं, वही चेक कर रहे हैं कि आपके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं, वही अगले के अकाउंट की डिटेल भी ले रहा है, वही आपके अकाउंट से पैसे वहां ट्रांसफर भी कर रहा है और उसको रिकॉर्ड भी करवा रहा है। पहले सिर्फ मसला क्या था कि आपके सारे अकाउंट की डिटेल किसके पास थी? आपके बैंक के पास, इसके अलावा किसी और के पास नहीं थी। मेरे सारे अकाउंट की डिटेल किसके पास थी? मेरे बैंक के पास। टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से प्राइवेसी खत्म हो गई। प्राइवेसी इशू था ना, कि लोगों को पता न चले। अब तो बीच में क्या आ गई? मशीनें आ गई,
तो अब जो ऑथराइजेशन का प्रोसेस सारा कंप्यूटराइज होगा। अब मेरे पास मेरा सिस्टम, अब जैसे ही मैं ट्रांजेक्शन करूं तो पहले मेरे मोबाइल की ऐप के अंदर भी शो होगी ट्रांजेक्शन, साथ ही मेरे बैंक का कंप्यूटर भी अपडेट हो जाएगा, साथ ही आपके मोबाइल के अंदर भी शो होगी जो आपके पास रह जाए, साथ ही आपके बैंक का कंप्यूटर भी साथ में अपडेट हो जाएगा। इस पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर कितने बंदे इन्वॉल्व होंगे? सिर्फ जिस तरह मैंने शुरू में ऑथराइजेशन, ये ब्लॉक चेन है कि भाई पहले जो सिर्फ रिकॉर्ड दो बंदों के पास था, मुसीबत बनी हुई थी प्राइवेसी का, हमने उस रिकॉर्ड को डिसेंट्रलाइज कर, क्यों कर रहे हैं? बीच में से लोग ही निकाल, जब लोग निकल गए बीच में प्राइवेसी का मामला खत्म हो गया। तो अब ये वाली टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। कैसे? लेट्स देखें, ये वो तरीकाकार है जिसमें हर ब्लॉक आगे कई ब्लॉक से साथ, जैसे ही मैंने इसको बेनिफिशियरी ऐड किया, मेरे एक अकाउंट के साथ इसका अकाउंट जुड़ गया, इसके सिस्टम का बैंक का अकाउंट जुड़ गया, मेरे बैंक का अकाउंट जुड़ गया, मेरे मोबाइल का अकाउंट भी जुड़ गया। मैं जब एक ट्रांजैक्शन करूंगा तमाम सिस्टम में रिकॉर्ड होगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को रिवर्स करें तो तमाम सिस्टम्स के आपको ट्रांजैक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं अपडेट करें तो तमाम सिस्टम की ट्रांजैक्शन को अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो अपडेट नहीं होगा, और वो आगे चल के हम पढ़ेंगे हमारा एक फीचर, या तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी तो पूरी होगी, या तो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होगी। ये डाटा कंक्रीटनेस के अंदर हैक करना पॉसिबल कैसे? मेरी एक मोबाइल ऐप है, वो भी जब बीच में से कोई बंदा करता है, इसकी तो नहीं होगी ना, सिर्फ मेरी मोबाइल के अंदर ट्रांजैक्शन चेंज होने से क्या ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगी? इसके भी रिकॉर्ड होना पड़ेगा उसे। इसलिए वंस अगर आप ऑनलाइन बैंक से कहीं पे ट्रांसफर कर देते हैं तो उसका रिवर्स होना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल। आपके पैसे किसी में चले जाए तो आप वापस नहीं करवा सकते जब तक कि सबकी कंसेंट निकल, जितने बीच में सारे मौजूद थे, आप, आपका बैंक, उसका बैंक, वो बंदा, जब तक इन सबकी कंसेंट नहीं होगी आपको पैसे वापस नहीं मिल। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है कि उन्होंने क्या किया, जो स्टोरेज है डिसेंट्रलाइज कर दी, आपको दे दी, और जो सारी कंफर्मेशन या ऑथराइजेशन थी वो किसके हवाले कर दी गई? कंप्यूटर्स के हवाले कर दी। चल आज के लिए इतना ही है, आगे चलते हैं। ये हमारी क्लाउड स्टोरेज, डाटा स्टोर इज ऑन रिमोट सर्वर। अच्छा किधर गया? ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सॉल्यूशन। पहले सिर्फ दो बंदों के पास आपके रजिस्टर है, कितने लोगों के पास है? हर बंदे के पास, हर किसी को उसका खाता अपना अपना नजर आता है। डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया, आपके पहले बैंक में सारा रिकॉर्ड था, अब आपके पास भी है, उसको एचपीएल वाला कंप्यूटर भी तो एक्सेस कर रहा है, 3 लाख की इंफॉर्मेशन वहां तक जा रही है, उसको आपके मोबाइल की ऐप ही तो एक्सेस कर रही है ना। क्या मिसाल वाले को टेंशन होनी चाहिए किसी चीज की? नहीं। क्या मेरा कोई डाटा लीक हो गया? नहीं। मेरी कोई आइडेंटिटी तक जा रही है, मेरे अकाउंट की इंफॉर्मेशन तक जा रही है, लेकिन कनेक्शन बीच में मौजूद है, सिक्योरिटी और वगैरह वगैरह। उसके बाद डाटा लेक, सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरीज ऑफ स्टोरिंग द रॉ एंड स्ट्रक्चर्ड डाटा। ये बड़े बड़े डाटा बेस हम लोग बना लेते हैं जहां पे आप अपना डाटा मेंटेन करते हैं। ये डाटा स्टोरेज का ही एक तरीकाकार है कि आप बड़े बड़े सर्वर बनाते हैं, डाटा लेक्स बनाते हैं। इनके ऊपर हम डिटेल में चैप्टर 4 के अंदर चीजें देखेंगे जब बिग डाटा को एक्सप्लेन। तो ये हमारा डाटा स्टोरेज का टाइप, कि जो हमने अपना डाटा स्टोर करना होता है सिस्टम के अंदर, कितने तरीके स्टोर करते हैं, और उन स्टोरेज के अंदर किस किस मॉडल के अंदर हम कर सकते हैं। एज टेक्नोलॉजी के तहत कर सकते हैं, ब्लॉकचेन में कर सकते हैं, या डाटा लेक्स की फॉर्म में भी हम कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड जब प्रोसेसिंग किसी एक मेन सर्वर के अंदर, और डिसेंट्रलाइज जब डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर प्रोसेसिंग ऑप्शन मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तो हम एक मेन सर्वर रख देते हैं, जिस तरह आप ऑनलाइन टिकट्स बुक करते हैं वैसे लोग किसी और चीज की, कोई ऑनलाइन टिकट बुक भी हो, ऑनलाइन ऑर्डर किए, कभी खाना मंगवाया कि वो, कभी खाया है, अच्छा कभी खाया। अच्छा, वो जो आप ऑर्डर देते हैं वो ऑर्डर आपके मोबाइल पे रिकॉर्ड होता है या उस कंपनी चीजेस के सर्वर पे रिकॉर्ड होता है? चीजेस के सर्वर पे रिकॉर्ड, इसको सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस। हालांकि ऐप दुनिया में कई यूज कर रहे हैं ऊपर पाकिस्तान, लेकिन प्रोसेसिंग सारी कहां पे होती है? चीजेस के सर्वर से। ऐसी बात है। लेकिन मैं इस वक्त अपने मोबाइल कंप्यूटर के अंदर काम कर रहा हूँ, आप भी एक्सेस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? क्या मेरे सिस्टम में जो काम हो रहा है ये मेरे सिस्टम में हो रहा है या आपके सिस्टम में? मेरे ही। लेकिन हम दोनों के सिस्टम कनेक्टेड है आपस में, नहीं है दोनों के जरिए। आपके सिस्टम में जो काम हो रहा है वो आपके सिस्टम में हो रहा है, मेरे में हो रहा है, वो आपके अपने सिस्टम में हो रहा है। ये डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग है। देखिए डाटा हम उसके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेसिंग हर सिस्टम के उसके अपने अंदर, ये डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग है। जबकि सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग, आप अपने सिस्टम के अंदर कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, सारा रिकॉर्ड
सर्वर्स। उसके बाद डाटा गवर्नेंस का एक और फीचर, डाटा इंटेग्रिटी मेंटेन करना। ऑफ कोर्स, क्योंकि डाटा को एक्यूरेट रखना है आपने, डाटा एक्यूरेसी का एक कंपोनेंट क्या है, डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी इंश्योर द एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कितनी स्टेजेस थी? 4 स्टेजेस थी। 4 थी 5 थी? क्रिएशन, स्टोरेज, यूज, आर्काइव और डिस्पोजल। 5 स्टेजेस थी डाटा साइकिल की। इस पूरे साइकिल के अंदर डाटा की एक्यूरेसी मेंटेन करना ताकि उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस मेंटेन है। कितनी टाइप की इंटेग्रिटी होती है? फिजिकल इंटेग्रिटी। डाटा फिजिकल जो स्टोरेज है वो भी सेम है, मतलब आपके स्टोरेज लॉक्स लगे होने चाहिए, कैमरास लगे होने चाहिए, प्रॉपर जगह पे बैकअप प्लान मौजूद होना चाहिए, डिजास्टर रिकवरी प्लान। ये फिजिकल इंटेग्रिटी। एक डाटा पड़ा हुआ सामने खुला है, कंप्यूटर पे लॉक ही नहीं लगा होगा, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है किसी ने भी डाटा वो ठीक होगा? एक कंप्यूटर पे पासवर्ड ही नहीं लगा हुआ, तो फिजिकल स्टोरेज। एक कंप्यूटर से कोई भी उठाता फिर क्या उसके अंदर का डाटा काबिल एतबार नहीं? उसमें तो कोई भी चेंज कर सकता है। जैसे सोशल मीडिया है, उसमें जो डाटा पड़ा हुआ है ओपन पड़ा, क्या वो काबिल एतबार है? लॉजिकल इंटेग्रिटी इंश्योरिंग डाटा रिमेन कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट इन डेटाबेस थ्रू आउट कंस्ट्रेंट वैलिडेशन एंड रिलेशनशिप्स। वैलिडेशंस का क्या मतलब होता है? हाँ, फॉर एग्जांपल अपना टाइम कितना बड़ा है, चलो अलग करें, ये वाली मेरी एग्जांपल चल रहा है, मैं आपको एक्सेल दिखाता हूँ। लॉजिकल इंटेग्रिटी में आपको